हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि माइनिंग मेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो डीजीएमएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जनरली जो माइनिंग मेट में नॉर्मल क्वेश्चन आता है उससे हटके कुछ फोरमैन और सेकंड क्लास लेवल का क्वेश्चन भी आ रहा है। और उसी तरह सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में भी जो मेन प्रायोरिटी विनिंग वर्किंग में जियोलॉजी को दिया जा रहा है और लेजिस्लेशन में माइन मैनेजमेंट को भी दिया जा रहा है। तो इसी तरह आप किसी सीमित सिर्फ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग या फिर सिंपली जो नॉर्मल वर्किंग के ऊपर सीमित रह के माइनिंग मेट एग्ज़ाम पास करना अभी मुश्किल होने वाला है। इसीलिए हमारा तैयारी भी उसी लेवल का होना चाहिए। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सीबीटी 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द यील्ड ऑफ ड्रिल मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो कुछ डाटा दिया गया है इससे हमको ड्रिल मशीन का यील्ड निकालना है। डाटा में क्या क्या हमको दिया गया है, डायमीटर ऑफ ड्रिल होल 115 mm का है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर 2.5, स्पेसिंग 3 मीटर, बर्डन 3 मीटर। तो ये डाटा से हमको ड्रिल मशीन का यील्ड निकालना है। पहले समझते हैं कि ड्रिल मशीन का यील्ड का मतलब क्या होता है। यील्ड का मतलब होता है कि पर मीटर ड्रिल होल्स को अगर हम ब्लास्ट करेंगे तो कितना टन मटेरियल निकलेगा, यानी कि क्वांटिटी इन टन फ्रॉम 1 मीटर ऑफ ड्रिल होल। तो 1 मीटर ड्रिल होल को अगर हम ब्लास्ट करते हुए जितना टन मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे या उससे जितना टन मटेरियल एक्सट्रैक्ट होगा उसको बोलते हैं यील्ड, यानी कि इसका जो यूनिट होगा टन पर मीटर होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ड्रिल होल है उसका जो शेप है सिलिंड्रिकल शेप में ड्रिल होल रहता है। इसीलिए हमको पहले 1 मीटर जो ड्रिल होल का उसका क्या बोल रही है, उसका जो एरिया उनटू उसका हाइट, इसके बाद उसको हम लोग को टर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला है क्या, πr²h। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बोल रहा है कि 1 मीटर अगर ड्रिल होल को हम ब्लास्ट करेंगे तो कितना टन मटेरियल निकलेगा, इसको हम लोग निकालने के लिए दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन के हिसाब से πr²h वाला फार्मूला यूज करेंगे या ये वाला फार्मूला जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और दोनों तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो फार्मूला है बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू ड्रिल होल का हाइट या लेंथ बोल सकते हैं इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको आसान होगा याद करने के लिए। इसमें जो फार्मूला यूज होगा बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू ड्रिल होल का हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बर्डन भी दिया गया है, स्पेसिंग भी दिया गया है, हाइट तो मालूम है क्योंकि यील्ड निकाल रहे हैं इसलिए हाइट 1 मीटर ही रहेगा, क्योंकि पर यूनिट पर मीटर लेंथ में कितना टन निकलेगा उसको यील्ड बोलते हैं, इसलिए इसमें हाइट पर मीटर यानी कि 1 मीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो h वैल्यू हमको मालूम है, जो h है h का वैल्यू हमको मालूम है 1 मीटर। तो बर्डन, स्पेसिंग, हाइट और जो मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी
को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका यील्ड निकल जाएगा। तो इसमें जो बर्डन दिया गया है 3 मीटर है, बर्डन है 3 मीटर, स्पेसिंग है 3 मीटर यानी कि 3 × 3, हाइट कितना हो गया 1 मीटर, क्योंकि यील्ड निकालना है तो पर मीटर का निकाल रहे हैं इसलिए 1 मीटर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 2.5। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिल मशीन का यील्ड निकल जाएगा। तो 3 × 3 × 2.5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा 22.5 टन पर मीटर। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 22.5। तो इसी तरह आपको निकालना है ड्रिल मशीन का यील्ड, बर्डन, स्पेसिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन स्लरी एक्सप्लोसिव। स्लरी एक्सप्लोसिव में जैसे आप लोग जानते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर का एक मिक्सचर है। तो इस स्लरी एक्सप्लोसिव में जो TNT, AN और वाटर रहता है उसका प्रोपोर्शन कितना रहता है, यानी कि TNT कितना %, अमोनियम नाइट्रेट कितना %, वाटर कितना %, इस कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन यहाँ पे मांग रहा है। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि TNT का फुल फॉर्म क्या है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT, AN और वाटर का प्रोपोर्शन, उसको इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 20:65:15, यानी कि 20% TNT रहता है, 65% अमोनियम नाइट्रेट रहता है और 15% वाटर रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20:65:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हानफो वेरीज बिटवीन डैश। हानफो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितना रहता है। हानफो मतलब आप लोग जानते हैं हैवी अनफो, यह अनफो से अलग है क्योंकि अनफो को हम वाटरी होल में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए बाद में जो उसका और एक फॉर्मेशन आया कि क्योंकि अनफो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं, वाटर से कम है, इसीलिए वो वाटरी होल में यूज नहीं हो सकता है। इसीलिए हानफो का यूज भी चल रहा था, आजकल तो बंद हो गया है। अनफो भी बहुत कम, क्या बोलेंगे, लगभग बंद ही हो गया है। लेकिन जो पहले वाटरी होल में यूज नहीं कर सकते, इसी के वजह से हानफो का भी प्रचलन हो रहा था। तो हानफो का स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कितना है, तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। 1.10 to 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 to 1.2, 0.8 to 1, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1.10 से 1.25, क्योंकि देखिए वाटर का जो डेंसिटी है 1 है, तो 1 से ज़्यादा हो अगर हम लोग उसका डेंसिटी रखेंगे तब जाके ये वाटरी होल में यूज हो सकता है। तो इसीलिए हानफो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो वेरी करता है 1.10 से 1.25 के बीच में। और इसी बात में भी आप लोग को याद दिला दूँ, आप लोग जानते भी हैं कि अनफो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो 0.8 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। जो ऑप्शन सी में दिया गया है 0.8 to 1, ये अनफो का स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी बोल सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर रहेगा तो उसका यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा गया है, ये डेंसिटी है। तो हानफो का है 1.10 to 1.25, हानफो मतलब हैवी अनफो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CIMFR। CIMFR का पूरा नाम क्या है। कोल इंडस्ट्री मेटल एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, नॉन ऑफ दीज।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट इंटेंसिटी ऑफ AVA यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म, जो कि डंपर का एक सेफ्टी डिवाइस है। लाइट इंटेंसिटी ऑफ AVL शाल नॉट बी लेस देन डैश व्हेन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस 300 mm फ्रॉम द यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जो डंपर में AVA यूज होता है, AVA जो लगता है, उस AVA यूनिट से जहाँ पे लगा गया है उसका रियर साइड में या बैक साइड में, उससे अगर 300 mm डिस्टेंस में अगर हम लोग मेजर करेंगे, उसका जो लाइट जितना ब्लिंक होता है, उस लाइट का इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे कम होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो लगा के कोई मतलब नहीं। ऑडियो विजुअल अलार्म मतलब उसका साउंड भी होगा, टी 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 आवाज़ भी आएगा, उसके साथ साथ उसका जो लाइट उसमें ब्लिंक होगा, उससे भी जो आप माइनिंग आदमी जो उस एरिया में उसका चारों आगे पीछे रहेगा, उसको भी पता चलेगा कि एक व्हीकल रिवर्स हो रहा है। और AVA कब बजता है? जब रिवर्स के समय में। तो ये दोनों, जैसे आप जानते हैं, और AVA का काम है कि साउंड के माध्यम से भी वार्निंग देगा, प्लस विजुअल वार्निंग भी देगा। साउंड भी आएगा और लाइट भी ब्लिंक होगा। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जहाँ AVA लगा हुआ है, उस AVA यूनिट से 300 mm डिस्टेंस पे अगर हम उसका लाइट इंटेंसिटी को मेजर करेंगे तो उसका लाइट इंटेंसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 लक्स, 300 लक्स, 100 लक्स, 500 लक्स। इसका सही आंसर है 300 लक्स, यानी कि जो ऑप्शन बी में है। 300 mm डिस्टेंस में अगर AVA यूनिट से हम मेजर करते हैं तो उसका लाइट इंटेंसिटी 300 लक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An accident causing harm to a person not employed in the mine within mine lease area by a transporting truck will be treated as dash। ये क्या बोल रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ माइंस में, जिसके वजह से एक आदमी को हार्म हुआ, या उसका एक्सीडेंट हुआ एक आदमी का, जो कि नॉट एम्प्लॉयड इन द माइंस का वो एम्प्लॉय नहीं है, वो नॉन एम्प्लॉय है, बाहर का आदमी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान उसको चोट पहुंचा है। विद इन द माइन लीज एरिया के अंदर, बाय ए ट्रांसपोर्टिंग ट्रक जो माइंस में यूज हो रहा है, उस ट्रांसपोर्टिंग ट्रक के वजह से माइनिंग लीज एरिया के अंदर एक नॉन एम्प्लॉय को, नॉन माइनिंग तो नहीं बोल सकते हैं, जो एम्प्लॉय नहीं है माइंस का, उस आदमी को चोट लगा। तो इस टाइप का एक्सीडेंट को हम क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग जानते हैं कि 2014 का 3 नंबर सर्कुलर में स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट, नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के बारे में प्रोविज़न दिया है। DGMS का जो सर्कुलर में लिखा गया है, उसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो सर्कुलर के हिसाब से DGMS का, किसको हम लोग माइन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट बोलेंगे, किसको माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट बोलेंगे, और किसको नॉन माइनिंग एक्सीडेंट बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन को समझने के लिए जो 3 पैरामीटर को हमको माइंड में रखना होगा। क्या? माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट लीज एरिया के अंदर होना चाहिए, माइन एम्प्लॉय को होना चाहिए, और इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन के वजह से होना चाहिए, यानी कि माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के वजह से होना चाहिए। तो जो 3 पैरामीटर का बात मैं बोल रहा था, क्या क्या 3 पैरामीटर? पहला है कि लीज एरिया के अंदर हुआ है कि नहीं, तो स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के लिए माइन लीज एरिया के अंदर होना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर है कि वो एम्प्लॉय है कि नहीं, स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के लिए वो एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। तीसरा जो पैरामीटर है कि वो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के वजह से हुआ कि नहीं। तो अगर स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट का बात करेंगे तो वो माइनिंग या माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब मान लीजिए कि एक मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। मान लीजिए
मतलब माइन से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटीज जो कि माइनिंग के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन। तो ये तीनों जो पैरामीटर को बेस करके ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो माइन बाउंड्री के अंदर यानी कि लीज होल्ड एरिया के अंदर एम्प्लॉय के साथ और इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन के वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट। सेकेंड में बोल रहा है कि लीज एरिया के अंदर हो या बाहर हो, एम्प्लॉय साथ के हो एम्प्लॉय के साथ हुआ हो या मतलब जो नहीं एम्प्लॉय है उसके साथ हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन के वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में काउंट करेंगे। सॉरी, गलत बोल दिया, माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में काउंट करेंगे। और ये तीनों को छोड़ के बाकी ये जो दो कंडीशन बोला, माइनिंग स्टैटिस्टिकल का कंडीशन, माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल का कंडीशन, ये दोनों कंडीशन का छोड़ के और बाकी जितना भी है वो सब नॉन माइनिंग एक्सीडेंट है। समझ गए? फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, इसके बाद इसका आंसर पर आएंगे। लीज एरिया के अंदर है, एम्प्लॉय के साथ है और इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन के वजह से है तो वो होगा माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि लीज एरिया के अंदर हो या बाहर हो उससे कोई मतलब नहीं, वो एम्प्लॉय हो या नहीं हो जिसके साथ हादसा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के वजह से अगर हुआ है तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल माइनिंग एक्सीडेंट में आएगा। और बाकी ये जो दो पॉइंट के अलावा और जितना भी एक्सीडेंट है वो है नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड के वजह से है, नेचुरल डेथ के वजह से है, तो नेचुरल डेथ के मान लीजिए कि इसका हार्ट अटैक आ गया और नेचुरल डेथ है, वो भी नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में आएगा। तो पहला जो दो कंडीशन में बोला, ये कंडीशन का छोड़ के बाकी जितना एक्सीडेंट वो नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन के ऊपर आता है कि पहला तो बोल रहा है कि माइन लीज एरिया के अंदर हुआ है, दूसरा चीज़ बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग ट्रक के वजह से हुआ है। तो ट्रांसपोर्टिंग ट्रक जो चल रहा है वो तो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो आदमी एम्प्लॉयड था वो जिस आदमी के साथ हादसा हुआ है वो माइनिंग का एम्प्लॉय नहीं था, फिर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर तो जो मैं कंडीशन दोनों बताया इसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल। इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? ड्रैग, डिगिंग, होइस्ट, स्विंग। इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का कौन सा एक फंक्शन नहीं है? डिगिंग कर सकता है कि नहीं रोप शॉवेल? डिगिंग यानी कि खोदना, हाँ खोद सकता है। होइस्ट कर सकता है कि नहीं? होइस्ट भी कर सकता है। स्विंग कर सकता है कि नहीं? इधर उधर स्विंग भी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल ड्रैग नहीं कर सकता। तो ये ड्रैग जो ऑपरेशन है ये इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का फंक्शन नहीं है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का वीडियो का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम तक। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट दूसरा लोग भी ले सकें। इसी